हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अचीव एक्सीलेंस इन कॉमर्स बाय मानसी सुवेरी। सो आज हम P&L के सम कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। चलिए, सो इलस्ट्रेशन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अंडर विच हेड विल यू शो फॉलोइंग बैलेंसेस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो यहाँ पे कौन से हेडिंग में हम लिखेंगे वो लिखना है सिर्फ। सो हेडिंग सारे आपको पता है, कीज आपने लर्न कर ली होगी। यहाँ पे मैं एक बार लिख लेती हूँ। रोते रोते पूजा ने क्या बोला? कैट, डॉग, एलिफेंट, फिश, दो तो पानी पी के पढ़ूंगी। ये हमारी की है। क्लियर? चलिए, सो की आपको दिख रही है। सो मेन हेडिंग जो है हमारे वो कौन से होंगे, सिर्फ वो लिखना है। तो सबसे पहले सेल्स, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। पहला ही हेडिंग है हमारा सेल जो है वो, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है। सैलरी, सैलरी किसको देते हैं? एम्प्लॉय को। तो ये कहाँ पे जाएगा? ई मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। चलिए, उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। देखो, पेड किया होता इंटरेस्ट तो वो कहाँ पे जाता? कोई भी इंटरेस्ट पे करते हैं तो फाइनेंस कॉस्ट में जाता है, पर वो मिला है तो हमारी इनकम है। ठीक है, अदर इनकम में जाएगा। अगर कुछ भी मिला है, कुछ भी रिसीव्ड हुआ है, सो वो अदर इनकम में जाएगा। लर्न रखना। चलो, उसके बाद इनकम फ्रॉम स्क्रैप, अगर आपको इनकम हुई है तो वो भी अदर इनकम में जाएगा। हमारा एक ही सेल के अलावा जितनी भी इनकम होगी ना वो अदर इनकम में ही जाएगा। उसके बाद लिखा है डेप्रिसिएशन, तो उसका हेडिंग है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। चलिए, उसके बाद टेलीग्राम एंड पोस्टेज, तो ये जो है वो कहीं पे भी नहीं आएंगे, लास्ट में आते हैं अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर हम पे करेंगे इंटरेस्ट तो वो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। कोई भी इंटरेस्ट पे करो तो फाइनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट, बोनस। बोनस जो है वो हम किसको देते हैं? एम्प्लॉय को देते हैं, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। उसके बाद बैंक चार्जेस, अदर एक्सपेंस। ये प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूं मैं, अदर एक्सपेंस में आता है बैंक चार्जेस। सेल्स एक्सपेंस, वो भी हमारा अदर एक्सपेंस, क्योंकि वो कोई और एक्सपेंस में नहीं जाएगा, तो वो अदर एक्सपेंस में जाएगा। क्लियर? तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। बहुत ही सिंपल था, ऐसे सम एग्जाम में नहीं आते, पर ये सम करने से आपको अगर आपके क्वेश्चन में बोनस दिया तो आपको पता रहेगा कि वो P&L में लिखा जाता है और कहाँ पे लिखना है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ऐसा पता रहेगा आपको ये वाले सम करने से। सो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं ना, डायरेक्टली 11 मार्क्स के सम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, पर कभी भी यहाँ से एक दो चीजें अगर क्वेश्चन में रख दी ना यहाँ से, तो फिर उनको समझ में नहीं आता कि ये कहाँ पे लिखा जाएगा। तो वो मिस्टेक आपकी ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप हर एक सम को अच्छे से देख लो। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक क्लियर रहेगा तो 11 में से 11 मार्क्स अच्छे से आ सकते हैं। मैं चाहूँ तो मैं भी आपको डायरेक्टली 11 मार्क्स के सम ही करवा सकती हूँ। सिर्फ बैलेंस शीट का इक्विटी साइड, एसेट साइड, P&L सिखा के मैं डायरेक्टली 11 मार्क्स के सम करवा सकती हूँ आपको, पर आपका बेसिक क्लियर है इसके लिए ये सारे सम भी मैं आपको करवा रही हूँ। और मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं ना, ये वाले सम स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन ही देखते हैं। तो उन लोगों को अगर क्वेश्चन में एक दो चेंजेस कर देंगे ना टीचर, यहाँ से कुछ और एक दो चीजें लिख लेंगे वो वाले क्वेश्चन में, तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे लिखना है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि ये वाले सम भी आप अच्छे से समझो, कुछ भी स्किप ना करो। सो इलस्ट्रेशन 11 कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 12। Illustration number 12. Prepare statement of profit and loss of Paras Limited from the following information for the year ended on 31st March 2017 as per Schedule 3 of Companies Act 2013. So आपको यहाँ पे P&L का स्टेटमेंट बनाना है। सो मैंने यहाँ पे P&L का स्टेटमेंट बना लिया है, आपको आता ही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, की लिख देना है। पहले ये हेडिंग लिख लो कि हेडिंग लिखना कंपलसरी होता है। स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2017। सो की आपको पता है। उसके बाद रोते रोते पूजा ने बोला कैट, डॉग, एलिफेंट, फिश, दो तो पानी पी के पढ़ूंगी। ये हमारा की है, ये आपको लिख लेना है। सिर्फ आपको यहाँ पे पी जो है परचेज, ठीक है, वो नहीं लिखना है, क्योंकि परचेज की जगह पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी हो सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे,
नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद ओ से अदर इनकम, उसके बाद टी से टोटल रेवेन्यू, 1+2 ऐसे ही लिखना है, कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक मत करना। उसके बाद ई से एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पी नहीं लिखना है, ये लाइन छोड़ देना है, मैंने पहले से ही लिख दिया है क्योंकि ये वाले सब में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, तो मैंने देख के पहले से ही यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है। आपको ये जगह छोड़ देना है, पी के जगह छोड़ देना है। उसके बाद सी से चेंजेस इन स्टॉक, डी से यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखा है, आपको लिखना है। सी के बाद डी हम लिख लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे स्किप किया है, आपको स्किप नहीं करना है। उसके बाद ई से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद डी एफ से फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद डी से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ओ से अदर एक्सपेंस एंड देन टोटल एक्सपेंस हो गया। उसके बाद जो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये की वाइज आपको पूरा लिख देना है। ये जो सम होते हैं ना उसमें टेक्स्ट बुक वाले ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस स्किप कर देते हैं, हमें स्किप नहीं करना है, हमें ये फॉर्मेट को ही फॉलो करना होता है। क्लियर? चलिए सो अभी हम सम को स्टार्ट करेंगे। इतना आपको कंप्लीट कर लेना है, पूरा P&L का फॉर्मेट कंप्लीट करना है, उसके बाद ही अभी आपको क्वेश्चन देखना है, कुछ भी पहले से स्किप नहीं कर देना है। चलिए सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो देखो परचेज नहीं लिया है, तो यहाँ पे एक जगह आपने छोड़ी होगी, वहां पे आपको क्या लिख देना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो उसका आंसर है 6,25,000, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। चलिए उसके बाद चेंजेस इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, अभी वो फिनिश गुड हो या कुछ भी हो, चेंजेस इन स्टॉक है तो यहाँ पे आपको चेंजेस इन स्टॉक ही लिखना है, तो ब्रैकेट में लिख देना फिर फिनिश गुड्स, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका 40,000। नेक्स्ट एम्प्लॉय सैलरी एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय, तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख लेना है एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉयज सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाते हैं, तो उसकी अमाउंट क्या है 2,60,000, ठीक है। चलिए उसके बाद सेल्स दिया है तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है सेल्स, और उसकी अमाउंट है 12,70,000। उसके बाद दिया है इंटरेस्ट पेड, अगर आप इंटरेस्ट पेड करोगे तो वो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा, आपको कंपलसरी ब्रैकेट में लिखना है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड कितना पे किया 30,000। उसके बाद ऑफिस एंड सैलरी एक्सपेंस वो अदर एक्सपेंस में चले जाएंगे, ऑफिस एंड सेल्स के एक्सपेंसेस जो होते हैं ना वो सारे अदर एक्सपेंस में जाते हैं। सो एक्सपेंस है 52,000, यहाँ पे हम लिख देंगे 52,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का हेडिंग है, उसमें हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन 28,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो हमारी इनकम है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट, और आपको प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पे 35,000 प्रॉफिट हुआ है। चलिए तो पूरा सम आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है 50%, वो हम लास्ट में करेंगे। उसके अलावा सारी चीजें हो गई है। देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सम में नहीं थे ना, तो टेक्स्ट बुक वालों ने स्किप कर दिया है, आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस स्किप नहीं करना है, यहाँ पे लिख के डैश कर देना है, ठीक है। मोस्टली डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते नहीं है 11 मार्क्स के समय भी, आपको लिख के डैश कर देना है अगर नहीं है तो ये देखो पूरा कंप्लीट हो गया। जहां पे जो चीज जो एक्सपेंस नहीं होगा सिर्फ आपको वहां पे डैश कर देना है, ताकि आपको ये की में कभी भी मिस्टेक ना हो। क्लियर? तो अभी तो ये सिंपल है, इसका टोटल आप आउटर कॉलम में करते जाएंगे, ये एक्सपेंस है, इसका टोटल हम आउटर कॉलम में कर देंगे, ठीक है। चलिए सो इसका सबमिशन कर लेंगे। 12,70,000 प्लस 35,000, सो आंसर इज 13,05,000। ये आपको मिल गया टोटल इनकम। टोटल एक्सपेंस का टोटल कर लेंगे 6,25,000, 40,000, 2,60,000, 30,000, 28,000, 52,000। सो आंसर क्या आ गया आपका 10,35,000। सो ये जो हमारी इनकम है उसमें से एक्सपेंस माइनस कर देंगे। सो आंसर क्या आएगा, जो आएगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,70,000 जो आया वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। उसमें टैक्स आपको कैलकुलेट करना है 50%। सो यहाँ पे आपने लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, ब्रैकेट में लिख देना 50%। किसके 50%? ये जो अमाउंट आई है उसके। नहीं समझ में आता है तो लिख देना 2,70,000 उसका 50%, तो इंटू 50%, 2,70,000 इंटू 50%। चलो कैलसी बंद हो गया है, एक की प्रेस हो गई थी। चलो वापस करेंगे। 2,70,000 इंटू 50%, सो 1,35,000
1000, तो माइनस करोगे तो भी वही आंसर आएगा, 50% है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,35,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1,35,000। तो आपने क्या किया, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो, जो आया वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस कर दो। ये जो 2,70,000 आया है ना, उसका 50% टैक्स कैलकुलेट करना है। तो ये माइनस करो, जो आएगा वो 2,70,000 माइनस 1,35,000, तो जो आया वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर? तो ये आपका P&L कंप्लीट हो गया। कुछ भी डिफिकल्ट तो है नहीं, आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया है। बस यही चीज है कि आप यहाँ पे कुछ स्किप मत करना। और दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे लर्न रखनी है, परचेज पहले से मत लिख देना। कभी कभी सब में परचेज नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होगा, तो वो लिखा जाएगा। ये पहली लाइन परचेज की छोड़ देना जब भी आप फॉर्मेट बनाते हो ना बोर्ड एग्जामिनेशन में, तब भी। चलिए, तो अभी हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पे जाएंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 13। Prepare statement of profit and loss of Shri Sahajanand Limited from the following balances for the year ending on 31st March 2017 as per Schedule 3 of Companies Act 2013। चलिए, सो यहाँ पे भी हमें P&L प्रिपेयर करना है। सो यहाँ पे अमाउंट ही लिख देंगे, यहाँ पे कुछ भी लिखा है अमाउंट रुपीज, ठीक है। हेडिंग हम खुद से लिख लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L of Shri Sahajanand Limited for the year ending on 31st March 2017। ये हेडिंग कंपलसरी आपको लिखना ही होता है, हेडिंग आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, अभी आपको कीज लिख लेना है। यहाँ पे मैं कीज लिख लेती हूँ। रोते रोते पूजा ने बोला, कैट, डॉग, एलिफेंट, फिश, दो तो पानी पी के पढ़ूंगी। ये हमारी की है। पहले लिख लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आर से, ओ से अदर इनकम, टी से टोटल एक्सपेंस, ई से एक्सपेंस का हेडिंग, सॉरी टोटल रेवेन्यू। 1 + 2 टोटल रेवेन्यू मिलेगा। उसके बाद ई से एक्सपेंस। उसके बाद परचेज नहीं लिखना है, ये एक लाइन छोड़ देना है। यहाँ पे पहले से लिखा है परचेज होगा तो परचेज, यहाँ पे मैंने एक ही जैसा प्रिंट करवाया है, जो भी होगा वो लिख देंगे। ये लाइन आपको छोड़ देना है। उसके बाद सी से चेंजेस इन स्टॉक, ठीक है, ऑफ फिनिश गुड्स नहीं आएगा। उसके बाद डी से डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद ई से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एफ से फाइनेंस कॉस्ट, डी से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अदर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस जो आएगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये की वाइज आपको पूरा बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि ये एक ही जैसा प्रिंट मैंने करवा लिया था सारे P&L के लिए। चलिए, सो अभी सम को इतना हो जाने के बाद ही आपको सम को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ऑफिस एंड सेल के एक्सपेंसेस दिए हैं, तो ऑफिस एंड सेल के एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंस में आएंगे। ब्रैकेट में अभी हमें लिख देना है, तो मैं कुछ अलग पेन से आपको दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये लिखना ब्रैकेट में कंपलसरी होता है। सो यहाँ पे लिख लेंगे ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस, और उसकी जो अमाउंट है वो कितनी है, 40,000। इनर कॉलम में लिख लेंगे 40,000। चलिए, उसके बाद सेल दिया है, तो आपको पता ही है सेल जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है पहली हेडिंग में। सो सेल्स लिख लेंगे 16 लाख। चलिए, उसके बाद आपको दिया है सैलरी, तो सैलरी जो है किसको देते हो आप, एम्प्लॉय को देते हो, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में लिख देना सैलरी, और सैलरी की अमाउंट है 5 लाख। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 लाख। उसके बाद है वेजेस, तो वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। देखो टेक्स्ट बुक वालों ने ना यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेस लिख दिया है, ठीक है। तो वेजेस आप डायरेक्ट एक्सपेंस में कंसिडर करो, कभी कभी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, क्योंकि एम्प्लॉय को ही वेजेस भी देते हैं, तो उसके लिए वो कभी कभी एम्प्लॉय बेनिफिट में भी कंसिडर कर लेते हैं टेक्स्ट बुक वाले। पर आपको फॉर्मेट जो हमने पहले सीखा था उसमें वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखा जाता है। वेजेस जो है वो परचेज का एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिखो या नीचे यहाँ पे ऐड कर दो, दोनों आपको राइट ही देंगे बोर्ड एग्जाम में। डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखो वेजेस तो भी राइट है, एम्प्लॉय बेनिफिट में लिख दोगे तो भी राइट ही होगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट को फॉलो कर रही हूँ और मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख रही हूँ वेजेस, ठीक है। और उसकी अमाउंट है 40
1000। क्लियर। चलिए उसके बाद परचेज दिया है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं है, उसके जगह पे परचेज है, तो ये आपको परचेज का हेडिंग यहाँ पे लिख देना है। जब आएगा दोनों में से जो भी आएगा वो लिख देना है, ये आप सीख चुके हो। सो परचेज की अमाउंट है 7,10,000। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7,10,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है, वो चेंजेस इन स्टॉक में आएगा। चेंजेस इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये उसका फॉर्मूला है। तो ओपनिंग आपको कितना दिया है यहाँ पे 60,000 दिया है, सो ओपनिंग में लिख दो 60,000 माइनस क्लोजिंग ढूंढ लो, सेकेंड लास्ट दिया है 70,000। सो 60,000 माइनस 70,000 माइनस 10,000 आएगा, ब्रैकेट में लिख देना माइनस 10,000। क्लियर। चलिए सो ये आप क्या हो गया, चेंजेस इन स्टॉक। उसके बाद आपको दिया है डिबेंचर इंटरेस्ट। तो डिबेंचर जो है उसका इंटरेस्ट जो है हमें पे करना पड़ेगा, कोई भी इंटरेस्ट पे करोगे तो फाइनेंस कॉस्ट। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट, और उसकी अमाउंट जो है वो क्या है यहाँ पे 20,000। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20,000। चलिए उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो एसेट से प्रॉफिट हुआ तो अदर इनकम है हमारी। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसकी अमाउंट क्या है 26,000। उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है, वो ऑलरेडी हो गया है। देन प्रोविजन फॉर टैक्स, सो प्रोविजन फॉर टैक्स में अमाउंट दी है, यहाँ पे लिख लेंगे 1,63,000। परसेंटेज नहीं दिया है, अमाउंट डायरेक्टली दे दी है, तो हमने अमाउंट डायरेक्टली लिख ली। तो ये सम कंप्लीट हो गया, कुछ भी हार्ड नहीं था। देखो अगर आपको ये की आती है तो यहाँ पे बहुत ही ईजी हो जाएगा। जहां पे जो चीज नहीं आएगी, डेप्रिसिएशन नहीं है, वहां पे सिर्फ डैश कर दो। ऐसा नहीं करना कि आप स्किप कर देना, नहीं है तो डैश कर देना, दैट्स इट। तो ये टोटल आउटर कॉलम में, ये इनकम का टोटल आउटर कॉलम में। सो 16 लाख प्लस 26,000, आंसर इज 16,26,000। सो इसका टोटल कर लेंगे 7,10,000, उसमें से 10,000 माइनस करना है तो 7 लाख आ जाएगा। 7 लाख प्लस 40,000 इज 7,40,000 प्लस 5 लाख 20,000 प्लस 40,000। सो इसका टोटल क्या हो जाएगा 13 लाख। जो माइनस में उसको माइनस कर देना। सो 16,26,000 में से 13 लाख माइनस करो, सो आंसर क्या आ जाएगा 3,26,000। उसमें से आपको टैक्स माइनस करना है 1,63,000। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1,63,000। 50% टैक्स है ये, तो सिंपली हमने सिर्फ माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको मिल गया 1,63,000। सो दैट्स इट, बहुत ही सिंपल था। P&L के सारे सम आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी हम 11 मार्क्स के सम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस शीट भी पूरा आ गया है, अभी हमें P&L भी आ गया है। तो 11 मार्क्स के सारे सम अभी आप ऐसे ही कर सकते हो और 11 में से 11 मार्क्स ला सकते हो। बस ये की मत भूलना, चाहे वो इक्विटी की मैंने सिखाई है, या एसेट की है, या ये P&L की है, ये सारी की आपको लर्न कर लेनी है। 3 ही कीज है, लर्न कर लो, 11 में से 11 मार्क्स आ जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।